रंजीत, ध्यान दीजिए। आप सामने लिखना बंद कीजिए। सब लोग का अटेंशन पढ़ाई के प्रति स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एक्चुअली आज जो थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है वो है रिसोर्सेस का, संसाधन का। एनसीईआरटी की क्लास 8 की पहली चैप्टर जो एनसीईआरटी के हिसाब से संसाधन को डिजाइन किया गया है, और संसाधन एक ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल आपके जीवन कार्यविधि से जुड़ा हुआ है। आप अपना दिनचर्या अपने संसाधनों के माध्यम से संपूर्ण करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, यहां तक कि सोने के समय भी आप अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए सोते हैं। जैसे आप बेड पर सोते हैं तो एक संसाधन है जिसका उपयोग करते हुए आप अच्छी और खूबसूरत नींद लेते हैं। मॉर्निंग उठते ही आप ब्रश को खोजने जाते हैं, मीन्स आपके जीवन की उपयोगिता के लिए स्टार्ट होने वाली ब्रश से दिनचर्या और दोपहरिया होते होते संसाधन में बदलाव जरूर होता है, लेकिन संसाधन विहीनता की स्थिति में कभी आप नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसाधन के बिना आप अपने जीवन को एक क्षण भी, एक पल भी व्यतीत करा सके। मानव संसाधनों का इतना आदी हो चुका है, मानव का जो लग्जरी सोसाइटी है, जो मानव एक बेहतरीन लाइफ को जीना चाहता है, आरामदेह लाइफ को जीना चाहता है, यह सिर्फ उसके संसाधनों की अधिकता के कारण ही संभव हो पाएगा। जितनी अधिक संसाधन उतना आरामदेह लग्जरी लाइफ। यह अलग विषय है कि बहुत लग्जरी लाइफ जीने से आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये दूसरी सेंस है। अब देखेंगे कि संसाधन हर लग्जरी लाइफ या हर सामान्य लाइफ में बहुत उपयोगी है। ठीक है, लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से भी और ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से भी संसाधन की समझ लगभग लगभग इतनी बेहतरीन होनी चाहिए जिससे दोनों सब्जेक्ट में किसी प्रकार के नॉलेजिकल टकराहट न हो। संसाधन तो संसाधन है। हमारे जीवन में जिन वस्तुओं की उपयोगिता है वो सभी कुछ हमारे लिए संसाधन है। जिस भी वस्तु के माध्यम से हम अपने जीवन को संपूर्णता की तरफ ले जाते हैं, वो सभी वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं, और हमारे लिए उपयोगी हैं तो हमारे लिए संसाधन है। ये अलग विषय है कि संसाधन को सामान्य रूप से समझने के लिए बताया जाता है कि जिस वस्तु का उपयोग हमारे जीवन में नहीं है उसे हम बहुत हद तक संसाधन की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, लेकिन जिसका उपयोग हम लगातार करते हुए चल रहे हैं वो हमारे लिए संसाधन है, अनिवार्य रूप से रिसोर्सेस है। संसाधन को समझने के लिए सामान्य तौर पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, और ये भी 3 भागों में इसलिए विभाजित किया गया है क्योंकि संसाधन की सही समझ आपके पास हो सके। संसाधन की विस्तृत समझ आपके पास हो सके, और संसाधन के लिए संसाधन की सही उपयोगिता आप कर सकें, इसलिए भी इसका विभाजन आवश्यक समझा गया था। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। संसाधन
देखिए, जो हमारी किताबों में एनसीईआरटी में जिस प्रकार से सामान्य समझ को विकसित करते हुए एक कहानी रूपी कहानीनुमा पूरी चैप्टर को डिजाइन किया गया है, उसमें कुछ तो बातें ऐसी हैं जो बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे और कुछ ही बातें ऐसी हैं जो इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजी टेक्निकल शब्दावली पर है या ज्योग्राफिकल शब्दावली पर है, जिसको जब और अच्छे से समझ पाएंगे तो वो हर चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाती है, जिसको आप बहुत कठिनता से महसूस करते हैं या जिसको बहुत टफ महसूस करते हैं। शब्दों की माया जाल ही है जो आपको नासमझ बनाती है और समझदार बनाती है। जब शब्दों का अर्थ ठीक से आप समझे रहेंगे तो कोई चीज आपको आसान लगने लगेगी। शब्दों का अर्थ अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो बहुत सारी चीजें आपको आसान होने के बाद भी समझ में नहीं आएंगी। विवेकानंद, जैसा कि आप सबको पता है कि विवेकानंद एक समझदार व्यक्तित्व थे। उनका यह मानना था, जब एक बार जर्मनी के लाइब्रेरी में गए थे तो देखे थे कि लाइब्रेरी में जर्मनी के लोग बैठकर सर झुकाकर एकदम किताबों में डूबकर पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यार ये लोग तो पूरा मानसिक रूप से अस्वस्थ है, ये किताबों को ही और किताबों में डूबकर पढ़ना ही अपने जीवन की सच्चाई मान ली है। विवेकानंद एक सज्जन के पास गए और उन्होंने पूछा कि भाई साहब, वो सुन नहीं रहा था क्योंकि किताबों में डूबा हुआ था। फिर बोल रहा है, जेंटलमैन सुन नहीं रहे, किताबों में डूबा हुआ है। सोचे बाप रे, बताइए ना। उसके बाद वो किसी तरह सुना, कहा कि हाँ बताइए क्या बात है। तो विवेकानंद ने कहा कि सर क्या पढ़ रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे जैसे गेरुआधारी और इंडियन लोग क्या समझ पाएंगे किताब कापी क्या होती है। क्या मैं पढ़ रहा हूं, आप जाओ मुझे पढ़ने दो, मैं जो पढ़ रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहा हूं, तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। विवेकानंद ने कहा कि भाई साहब थोड़ी देर मैं भी समझने का प्रयास करूं। तो उसने कहा कि ये चीज आपके समझने लायक नहीं है। कैसे हो सकता है यार, हम भी एक इंसान हैं, समझदार प्राणी हैं, और तुम करे वो समझने लायक नहीं हो सकता है। कुछ बातों में हार्ट टाक होने के बाद ये हुआ कि ठीक है बता दो। विवेकानंद ने उस किताब को उठाया, उस किताब के ऊपर जिस संदर्भ में लिखी गई किताब थी उस कोटेशन को उन्होंने पढ़ा और 2 मिनट अपने किताब को हाथ में लेकर ध्यानपूर्वक उस विषय बिंदु पर उन्होंने विचार करना शुरू किया कि ये किताब लिखी क्यों गई होगी, ये जो हेडलाइन है इसका, इसके संदर्भ में अगर बातें होंगी तो क्या क्या बातें लिखी गई होंगी। उसके बाद उस आदमी को किताब उन्होंने दे दिया, कहा कि लो इस किताब में से जो तुम पूछना चाहो वो पूछ लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। वो आदमी उस किताब के संबंध में बहुत कुछ ऐसी बातें पूछा जिसका जवाब उस किताब में लिखी गई जवाब से बेहतर देना जब विवेकानंद ने शुरू किया था तो वो आदमी देखकर आश्चर्यचकित था। जिस आदमी ने किताब पढ़ा भी नहीं, जिस आदमी ने मेरे जैसा इस लाइब्रेरी में बैठकर समय दिया भी नहीं, वो आदमी इतनी बेहतरीन इस विषय वस्तु के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिए, कैसे हो गया? ये कैसे हुआ? आप लोगों को पता है कैसे हुआ? नहीं पता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि विवेकानंद के पास शब्दों का महाजाल था। ये इसलिए हुआ क्योंकि विवेकानंद हर विषय पर एक बेहतरीन समझ रखते थे। ये इसलिए सही हुआ क्योंकि विवेकानंद जो ठान लेते थे वो कर देते थे। तो आपके लाइफ में भी अगर थोड़ी सी अच्छी समझ हो तो आप अपने किताबों को साथी बनाने के साथ अपने समझ को अपना दोस्त बना लीजिए।
जिस दिन आप अपने समझ के बारे में एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे, उसी दिन एक समझदार व्यक्तित्व के रूप में आप अपने आप को प्रतिस्थापित करना शुरू कर देंगे। आप सोचते हैं कि कोई चीज बहुत टफ है ना, वो टफ नहीं है, क्योंकि आपने समझने के लिए समय दिया ही नहीं। एक कलाकार आपके सामने आता है और एक बेहतरीन कला दिखाता है और आप कहते हैं वाह क्या गजब का कला दिखाया, और आप वैसा नहीं कर पाते इसलिए उसको वाह कहते हैं, कहते हैं एक बेहतरीन कला दिखाया, और आपको वो चीज नहीं आती है। बस आप में उसमें जानते हैं क्या फर्क है? सिर्फ एक फर्क है कि जब वो कला आपको दिखा रहा है ना, उसके पहले उस कला को उसने 1000 बार दिखा चुका है या 1000 बार कर चुका है, इसलिए जब आपके सामने वो कर रहा है तो आप आश्चर्य से भर जा रहे हैं। और आपने एक भी बार नहीं किया है इसलिए आपको करने भी नहीं आएगा। तो बार बार करिए, 1000 बार करिए, लेकिन एक काम को करिए जो करने की ड्यूटी मिली हुई है। मैं तनु गुप्ता का कल इंटरव्यू देख रहा था। देवरिया से आईएएस इस बार सेलेक्टेड लड़की है। उसने एक बात कहा, मुझे बहुत अच्छा बात लगा। उसने कहा कि किताबों का ढेर मत लगाइए, एक ही किताबों को अधिक बार पढ़ जाइए, मल्टीपल उसकी पढ़ाई कीजिए। बहुत मल्टीपल किताबों का कलेक्शन आपको विद्वान नहीं बनाएगा, एक ही किताबों को मल्टीपल प्रकार से पढ़ लेना, मल्टीपल बार पढ़ लेना, ही आपको विद्वान बनाएगा। वो सेलेक्टेड लड़की एक सामान्य घर से बिलोंग करती हुई लड़की है, जिसने इस बार देवरिया में लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई है। कभी उसका घर जाकर देख लीजिए, एक छोटी सी आटा चक्की, तेल पेरने वाली मशीन, एक सामान्य से जीवन शैली। कभी नहीं लगेगा आपको देखने के बाद इस परिवार से कोई उसमें भी एक लड़की, इस परिवार से एक लड़की निकलकर और आईएएस अधिकारी, भारत की सबसे बड़ी अधिकारी के सबसे बड़ी परीक्षा को क्रैक करने में सफल हो जाएगी। मैं आपको सरलता से आज बताने का प्रयास कर रहा हूं कि संसाधन होते क्या है, जिसे आप इकोनॉमिक्स में भी सरलता से यूज कर पाएंगे और यहां तो आप आसानी से समझ भी पाएंगे। देखिए, पहले तो मैंने बता दिया संसाधन होता क्या है। अब संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, तो आपको जानकारी थी। पहला प्रकार क्या है? प्राकृतिक। प्राकृतिक संसाधन को पहले डिटेल से समझ लीजिए। वह सभी वस्तुएं जो प्रकृति के द्वारा हम सबकी उपयोगिता के लिए उपलब्ध करा दी गई है, हमारे बीच, हमारे आसपास में उपलब्ध हैं, जिसका हम या हम सब मिलकर उपयोग करते हैं, वो सभी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानी जाती हैं। पहाड़, नदी, झील, तालाब, जल, समुद्र, सागर, वन जीव, ये सभी कुछ प्रकृति प्रदत्त धरती पर स्थित वह संसाधन है जिसे हम प्राकृतिक संसाधन के रूप में रखते हैं। क्या आपने पहाड़ को बनाया है? बनाए हैं पहाड़? अब आर्टिफिशियल बनाई हो तो मत कहिएगा कि हाँ सर हम पेज पर बनाए हैं, जो अच्छा लगता है देखने में। नदी तो आपने बनाया नहीं होगा, झील, झरने, समुद्र, सागर, ये सब तो आप बना नहीं सकते हैं। ये सब प्रकृति बनाया है। प्रकृति मीन्स एक ऐसी असीम शक्तिशाली व्यक्ति जो शायद हम सबकी समझ से भी ज्यादा बड़ा है, ज्यादा शक्तिशाली है।
ज्यादा ज्ञानी है, ज्यादा स्किल्ड वाला है। तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो वस्तुएं आप देख पा रहे हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेस के रूप में रखते हैं। अब यह रिसोर्सेस दो प्रकार के हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन को भी दो प्रकार में आप बांट सकते हैं। एक वो संसाधन जो समय के साथ समाप्ति की तरफ जा रहा है, एक वो संसाधन जो समय के साथ न समाप्त होगा न कम होगा बल्कि उसका संवर्धन होगा, मतलब वो बढ़ता जाएगा। कुछ प्राकृतिक संसाधन वो हैं जिसके इस्तेमाल के बाद न घटेगा न बढ़ेगा, जैसा है वैसा रहेगा। जैसे पानी, पानी न घट सकता है न बढ़ सकता है। पानी एक चक्र से दूसरे चक्र में परिवर्तित हो जाता है। पानी खाना बनाते हैं, वाष्प में उड़ जाता है, बादल बनकर बरस जाता है। नाली से नदी में जाता है, नदी समुद्र जाता है, वाष्पित होता है, ऊपर जाकर संघनित होता है, बादल बनता है, फिर से वर्षा होती है, फिर पानी धरती पे आ जाता है। मतलब वो न समाप्त हो सकती है न कम हो सकती है। हाँ, दूषित हो सकती है, प्रदूषित हो सकती है, उसके टेस्ट में बदलाव हो सकता है, उसके कलर में बदलाव हो सकता है, उसके जो है कि गंध में बदलाव हो सकता है। क्योंकि पानी न रंगहीन है, न गंधहीन है, न स्वादहीन है। जैसा स्वाद डालेंगे वैसा टेस्ट देगा, जैसा कलर डालेंगे वैसा रंग में दिखेगा, और जैसा गंध डालेंगे वैसा खुशबू देगा। ये बदल सकता है, लेकिन पानी समाप्त हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन प्राकृतिक संसाधन में कुछ अनवीनीकृत संसाधन है जो समाप्त होते हैं। जैसे कोयला प्राकृतिक संसाधन है, वर्षों से उपयोग हो रहा है, समाप्ति के कगार पहुंच गया है। बहुत सारे खनिज संपदा जो समाप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है, आपके लिए उपलब्ध था, लेकिन आपने इतना ज्यादा दोहन उसका कर दिया कि वो क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। मानव की बढ़ती आबादी, असीमित जरूरतों की इच्छा और लापरवाही पूर्वक उसका इस्तेमाल उसे समाप्त होने पर मजबूर कर दिया है। तो प्राकृतिक संसाधनों को विभाजित करते समय हम नवीनीकृत और अनवीनीकृत संसाधनों में बांट दिए। एक तो प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त नहीं हो सकते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं। सौर ऊर्जा को समाप्त नहीं कर सकते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सौर ऊर्जा हमारे बीच में उपलब्ध रहेगा। लेकिन कुछ तो है जो समाप्त हो रहा है। हमारे वन समाप्त हो रहे हैं, हमारे झील झरने समाप्त हो रहे हैं, हमारी नदियां समाप्त हो रही हैं। ये इसलिए समाप्त हो रही है कि उसका अतिक्रमण, उसका अतिदोहन इत्यादि इतने धड़ल्लेस हो रहा है कि आज वो लोग क्या हो रहे हैं, हाँफ रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बार बार हमसे गुहार कर रहे हैं, भैया अब तो बकस दो। बहुत दिन ने इस्तेमाल किया, फ्री में इस्तेमाल किया, अब तो बकस दो, कम से कम हम भी रहेंगे, तुम भी रहोगे, साथ साथ अच्छे रहेंगे। देखिए क्या हो रहा है, लोग हैं कि मानते ही नहीं। जब लोग मानेंगे नहीं, लोग अपना वाली करेंगे, तो हरास तो होना है कि नहीं होना है? हाँ, होना है कि नहीं होना है?
अविनाश, होना है ना, लेकिन होते नहीं रहना चाहिए, इसका रुकावट होनी चाहिए, इस पर प्रतिबंध होना चाहिए, इसके होने या न होने के बीच में समझ होनी चाहिए। खैर, अब हम आ गए दूसरे प्रकार के संसाधन पर। एक संसाधन का इस्तेमाल आपने कर लिया, अब दूसरा प्रकार से कर लीजिए। दूसरा प्रकार है जिसे हम मानव, जो एनसीईआरटी की बुक में था, निर्मित संसाधन, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, या इसे कृत्रिम संसाधन या भौतिक संसाधन के रूप में भी जानते हैं। यह संसाधन बहुत कृत्रिम मतलब जिसे मानव द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए बनाई गई हो, आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई हो। मानव ने कोशिश करके अपने सुविधाओं के हिसाब से अपने संसाधन का निर्माण किया। अब इस संसाधन के संदर्भ में आप देख लीजिए। शिवम, ठीक है? आप कल नहीं आए थे ना? लाइव देखे थे क्या वीडियो कल की? हम सोचे कि देखें आप झूठ बोल रहे हैं, सही बोलो, कल का लाइव वीडियो था ही नहीं। आप कहते कि हाँ देखे हैं सर, तो मैं कहता ओह झूठ का पुलिंदा मत खड़ा कीजिए। मेरा पूछने का मकसद दूसरा था। अच्छी बात है कि आपने सच बोल दिया, क्यों? और सत्य की पहचान हमेशा होती रहनी चाहिए। अब आ जाइए मानव निर्मित संसाधन। जैसा कि मैं अभी बताया हूं कि जब मानव अपने जीवन को सरल बनाने के लिए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने स्किल्ड के माध्यम से, अपनी क्षमता के माध्यम से जब किसी वस्तु का निर्माण करता है, तो वह निर्मित वस्तु मानव निर्मित वस्तु कहलाती है। यू नो, जैसे ये घर जिसमें बैठे हैं ना, वो है मानव निर्मित वस्तु। डेस्क जिसमें बैठे हैं वो है मानव निर्मित वस्तु। जो कपड़े पहने हैं वो है मानव निर्मित वस्तु। जो आप देख रहे हैं सामने बहुत बड़ा स्क्रीन पे, वो है मानव निर्मित। मतलब ये सभी सुविधाएं अपने लिए आपने खुद निर्मित किया है। लाइटें, फैन, एसी, बोतल, सब कुछ जो प्राकृतिक संसाधनों के सिवाय और आपके अतिरिक्त जो कुछ भी यहां उपलब्ध है ना, ये सब मानव निर्मित है। तो मानव निर्मित संसाधन ऐसे होते हैं जो समाप्त होते हैं, जिसका एक अवधि निश्चित होता है, जो गैर परंपरागत नहीं बन सकते हैं, जो परंपरागत होंगे। क्यों? जिसका ड्यूरेशन सुनिश्चित होगा। और इस तरह से ये वस्तुएं बनाई जाती हैं, उपयोग की जाती हैं और समाप्त कर दी जाती हैं। या तो समाप्त हो जाती है, मीन्स खाओ पियो मौज उड़ाओ। हम इन वस्तुओं का निर्माण ही इसलिए करते हैं ताकि इस्तेमाल करें, और जब खराब हो जाए तो फेंक आए। जब तक इस्तेमाल करते रहते हैं तब तक वो मेरे लिए संसाधन रहता है, और जब उसका यूज समाप्त हो जाता है तब हमारे लिए क्या हो जाता है? अनुपयोगी हो जाता है, मीन संसाधन में रह नहीं जाता है, इसलिए हम उसको फेंक देते हैं। कभी आप किसी दुकान पे जाते हैं और सामान खरीदते हैं, उस पर एक डेट देखते हैं। वो डेट क्या बताती है कि यूज लायक है कि नहीं है, उसका ड्यूरेशन बचा है कि नहीं बचा है। जब उसका ड्यूरेशन आउट ऑफ हो जाता है तो क्या आप करते हैं? नहीं खरीदते हैं। घर किसी तरह से ला देंगे तो फेंक देंगे। तो हर मानवीय निर्मित संसाधन
सिर्फ और सिर्फ यूज एंड थ्रो के संदर्भ में डिजाइन की जाती है। या तो स्वतः वह एक समय के साथ समाप्त हो जाती है या उसे यूज कर करके समाप्त कर दिया जाता है। ऐसा है। तो इस प्रकार के संसाधन को बनाते समय दो तरह से हम अपने चीजों को इस्तेमाल करते हैं। एक तो अपने स्किल्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो मेरी दक्षता है उससे कोई वस्तु हम बना सकते हैं, और एक वह कच्चा माल जिसका इस्तेमाल करके हम कोई वस्तु बना सकते हैं। तो मानव निर्मित जब हम कोई वस्तु बनाते हैं तो हो सकता है कि हम प्राकृतिक वस्तुओं का भी इस्तेमाल करते हों या सिंथेटिक प्रकार से रासायनिक विधि द्वारा कुछ केमिकली प्रोडक्ट को बनाकर किसी हम दूसरे भौतिक प्रोडक्ट को बना लेते हों, कृत्रिम प्रोडक्ट को बना लेते हों। तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते हैं कि मानव निर्मित संसाधन को बनाते समय हम सिर्फ और सिर्फ साधन और स्किल्ड दोनों के रूप में हम मानव निर्मित का ही उपयोग करते हैं। जैसे आप जिस बेंच पर बैठे हुए हैं या किसी पेड़ का वह हिस्सा है जो कभी प्राकृतिक संसाधन के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसका अपने स्किल्ड के बल पर, अपनी क्षमता के अनुसार आपने अपने प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ब्रेंच के डिजाइन में आप तब्दील कर दिए। तो आज ब्रेंच क्या बन गया? भौतिक मानव निर्मित संसाधन बन गया। कभी पहाड़ों की कंक्रीट को तोड़कर, कभी लौह अयस्क का उपयोग करके सरिया बनाकर, कभी कंक्रीट को तोड़कर गिट्टी बनाकर, कभी बालू लाकर हम इस मकान को, इस महल को बनाए हैं। तो ये मेरा महल मानव निर्मित महल है, लेकिन इसमें लगने वाली बहुत सारे संसाधन का मुख्य स्रोत प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित। भौतिक का मीनिंग फिजिकल कह सकते हैं। तुम कौन सी मीनिंग आप पूछना चाह रहे हैं? कृत्रिम, कृत्रिम मैं बता रहा हूं ना। भौतिक बहुत जगहों पर अलग अलग सेंस में इस्तेमाल होने वाली विषय है। जैसे कह दूं कि भौतिक संसाधन आपके घर पे है कि नहीं, अरे भौतिक संसाधन का उपयोग कीजिए, टीवी, फ्रिज, कूलर इत्यादि का उपयोग कीजिए। तो वहां घर में तो भौतिक संसाधन आपको क्या बताएगा? टीवी, कूलर, फ्रिज बताएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि भौतिक तत्व के रूप में कुछ बातों का नाम बताइए, तो उसमें हम पानी बता सकते हैं, हम उसमें वायु बता सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजों का उदाहरण दे सकते हैं। तो वो सेंस बताएगा कि किस सेंस में प्रश्न का उपयोग किया जा रहा है। जैसे भौतिक विज्ञान होता है, क्या उसमें पढ़ते हैं आप? फिजिक्स पढ़ते हैं, क्या उसमें पढ़ते हैं? फिजिक्स में अपने हुनर से चीजों को जो बनाई जाती है उसका उपयोग करते हैं आप, या उसको समझने का प्रयास करते हैं। नाप तौल, लाइट, वेग इत्यादि को कलेक्टिव रूप में हम क्या बताते हैं? भौतिक विज्ञान बताते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो उसमें फिजिक्स को एक ऐसी डिजाइन दी गई है जिसमें मानव कुछ न कुछ अपने हिस्सेदारी से करके निर्माण किया हुआ है। फिजिक्स में कभी जीव जंतु को नहीं आप पढ़ते हैं, जो प्राकृतिक है, जिसे नेचर ने बनाया है। मानव के द्वारा डिजाइन या मानव के द्वारा दक्षता के साथ कोई वस्तु बनाई गई हो या किसी वस्तु को बनाने के लिए जो प्रयास होता है, वही फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो भौतिक में हम उसको रख लेते हैं।
अब आ जाएंगे यहां सीधे तीसरा, और तीसरा बहुत इंटरेस्टेड है। इसको कहते हैं मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस। और मानव संसाधन जब आप पढ़ेंगे तो मानव तो एक प्राणी है, इसका भी उपयोगिता और अनुपयोगिता दो प्रकार में इसे बांटा जाता है। जैसे एक बच्चा मानव संसाधन नहीं हो सकता है, छोटा प्यारा बच्चा मानव संसाधन नहीं हो सकता है, और एक बूढ़ा व्यक्ति वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। जब तक मानव अपनी क्षमता, अपनी स्किल्ड, अपनी दक्षता, अपनी योग्यता के आधार पर कुछ करने में सक्षम न हो, तब तक उसे मानव संसाधन की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। श्रम शक्ति पता है किस एज को कहा जाता है? 18 से लेकर और 60 वर्ष तक के बीच की उम्र के लोगों को श्रम शक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों ऐसा रखा जाता है? क्योंकि इसी एज की उम्र से हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि वो कर सकता है। हां, यह है कि मानव संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो भौतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन को सही इस्तेमाल करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। और भारत अधिक आबादी वाला देश होने के साथ भरपूर मानव संसाधन वाला देश भी है। लास्ट टाइम पे भी मैंने बताया था कि भारत की 3.5 करोड़ से अधिक आबादी दुनिया भर के देशों में पहुंचकर अपने मानवीय संसाधन का इस्तेमाल करते हुए दुनिया को आगे बढ़ाने में अपनी योग्यता सिद्ध कर रही है। इसका मतलब यह भी नहीं कि जितनी बड़ी आबादी उतना बड़ा मानव संसाधन। मानव संसाधन का मूल्य अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे अमेरिका की 32 करोड़ आबादी भारतीय 1 अरब 40 करोड़ आबादी के मानव संसाधन से अधिक कीमती है। जापान की एक छोटी सी आबादी भारत की एक बड़ी आबादी से अधिक कीमती है। इसका मतलब कि जितना मानव अच्छी स्किल्ड, अच्छे योग्य, अच्छे काबिल संसाधन के रूप में अपने आप को परिभाषित किया हुआ है, जिसका उसका उतना अधिक मूल्य निर्धारित होता है। और भारतीय स्किल्ड का मूल्य अभी कम है और अमेरिकी और जापानी स्किल्ड का मूल्य अभी ज्यादा है। इसलिए वहां के लोगों का मानवीय संसाधन का मूल्य हमसे ज्यादा है। यह अलग विषय है कि हम श्रम की प्रधानता लिए हुए दुनिया के देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है कि हमारे वहां के लेबर कैटेगरी के लोग ही दुबई, सऊदीया, कतर, मस्कट, जापान और अमेरिका में पहुंचते हैं, लेकिन वह भी एक प्रकार का ह्यूमन रिसोर्सेज है जिसका हम बड़े बड़े देशों में एक्सपोर्ट करके हम विदेशी मुद्रा भंडार पाने में सक्षम है। हमारा देश विदेशी मुद्रा भंडार का एक संपन्न देश है। यह इसलिए हो पाया है क्योंकि इस देश की अधिक आबादी भारत से बाहर रखकर हमें विदेशी मुद्रा भेजने का काम करती है। हो सकता है आपके मोहल्ले के, आपके गांव के, आपके घर के लोग ही विदेशों में रहते हैं। पता है आपको वो जो पैसा पाते हैं किस प्रकार से पाते हैं? वो इंडियन रुपीस के रूप में नहीं पाते हैं, वो अमेरिकी डॉलर के रूप में पाते हैं, वो दिनार के रूप में पाते हैं, वो रियाद के रूप में पाते हैं, वो डॉलर के रूप में पाते हैं, वो दरहम के रूप में पाते हैं। इस प्रकार से उनको मनी मिलती है। और जब भारत वो ट्रांसफर करते हैं तो भारत की सरकार उस मुद्रे को अपने पास रख लेती है और भारतीय रुपीज आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। तो वह भारत सरकार के पास बची हुई विदेशी मुद्रा भंडार भारत के बहुत सारे इंपोर्ट के दौरान काम आती है। जैसा अभी हम लोगों ने राफेल हथियार खरीदा, थोड़ा ज्वलंत मुद्दा है इसलिए आप राफेल का हथियार आपने जाना होगा। एक बहुत उन्नत किस्म के फाइटर विमान है, फ्रांस से हम लोगों ने खरीदा है, दसाल्ट कंपनी से खरीदा गया है।
एक राफेल की कीमत लगभग 2200 करोड़ रुपए आई थी इंडियन रुपीज में। अब उसको जब हम तब्दील करेंगे विदेशी मुद्रा में, तो जितना वो मुद्रा बैठेगा, खासकर अमेरिकी डॉलर में अगर तब्दील करेंगे तो हम 84 से भाग दे देंगे, 85 से भाग दे देंगे। तो जो अमाउंट आएगा वह अमाउंट फ्रांस को देना पड़ेगा, और फ्रांस हमारी मुद्रा नहीं लेगा, फ्रांस अमेरिकी डॉलर लेगा या अपनी मुद्रा मांगेगा। तो कहां से लाएंगे? या तो हम दुनिया से कर्ज लेकर उस सामान की खरीदारी करें, कर्ज हमें मिलेगा उस डॉलर में, उस मनी में जो हम चाहेंगे, अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है, वरना हमारे पास सुरक्षित मुद्रा को ही इस्तेमाल करते हुए हम इन सामानों की खरीदारी करते हैं। तो बहुत सारे दुनिया के देशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते समय दुनिया के देश हमारे मुद्रा को लेने के बजाय वो अपने मुद्रा को या तो मांगता है या तो अमेरिकी डॉलर को मांगता है। इस दौरान हमारे देश के पास अगर ये शॉर्टेज हो या विदेशी मुद्रा भंडार न हो तो हम क्या खरीदेंगे? आप कभी नेपाल गए हैं? नेपाल जाइएगा, जैसे तारामंडल जाने का एक प्लान आप लोगों ने तय किया है, वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप नेपाल जाने का भी एक प्लान तय कीजिए। ये दोनों में से जो जल्दी पूरा हो जाए उससे ज्ञान ही अर्जित होगा। तारामंडल जल्दी पूरा होगा। हाँ, मैं वो तो अलग विषय है कि लोग पड़ोसी कमा नहीं गए रहते हैं, लेकिन बड़े दूर कमा चले गए रहते हैं, रिश्तेदारी कमा चले गए रहते हैं। लेकिन ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आप नेपाल जाएंगे तो नेपाल कोई सामान दुकान में जाकर कोई सामान उठाइए, पूछे कितने का है, जानते क्या कहेगा? आईसी में लेना है, इंडियन नेपाली पैसे में। तो आप जैसे आपका चेहरा देखो जानेंगे कि इंडिया से आएंगे, तो इंडियन करेंसी को कहते हैं आईसी में लेना है, तो कहेंगे हाँ, तो दूसरा रेट बताएगा। अब कहेगा नहीं नेपाली रुपीज में, तो दूसरा रेट बताएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मुद्रा वहां चलती है, पहले तो ये तय हो गई। दूसरी, हमारी मुद्रा नेपाली मुद्रा से अलग कीमत निर्धारित करती है वहां अपने आप को। तो दो चीजें हो गई। लेकिन आपके पैसे अगर नेपाल से लाए गए हों आपके साथ, और आप किसी भारतीय दुकानदार से पूछिए कि भैया कोई सामान कितने का है, तो सीधे बोलता है 72, 76 या 78 रुपए का। वो कभी कहता है कि आईसी में चाहिए, कि डॉलर में चाहिए, कि दरहम में चाहिए? कुछ नहीं कहता है ना, क्योंकि वो सीधा पैसा यहां नहीं चलता है। नेपाली पैसा भारत में सीधे तौर पर नहीं चलता है। ये अलग विषय, कहीं बॉर्डर पे जाइए तो बॉर्डर वाले लोग ले लेते हैं। जैसे महाराजगंज की तुम रहने वाली हो ना, यहीं की रहने वाली हो, कोई महाराजगंज का है? कोई बात नहीं, कभी महाराजगंज के बहुत नेपाल वाले हिस्से की तरफ जाइएगा और नेपाली पैसा लेकर जाइएगा, तो बॉर्डर पर जो भारतीय भूभाग पर दुकानें हैं उसको आप देंगे तो वो ले लेगा, लेकिन यहां पे नहीं ली जाती है, क्योंकि उसको एक्सचेंज करने के लिए कौन बॉर्डर पर पहुंचेगा और माथापच्ची करेगा। लेकिन आपका मनी, आपका रुपया पूरे नेपाल में कहीं भी खरीदेंगे, कहीं भी कोई चीज पाने का प्रयास करेंगे पैसा देकर, तो आपको मिल जाएगा। तो कोई आपको डरने की जरूरत नहीं, नेपाल जाइएगा तो अपना पैसा लेकर जाइएगा तो भी खर्च हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप गई हैं? कौन सा पैसा खर्च की हैं? कौन दूसरे का पैसा खर्च करता है? हाँ, मीन्स नेपाली पैसा नहीं खर्च किया आप ना। अच्छी बात, कुछ लाई हैं वहां से खरीद के? तब कहां से खर्चा हो गया दादा? अच्छा, खाए पिए मौज उड़ाए, ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान देंगे कि मानव संसाधन के रूप में मैंने आपको बता दिया कि भारत एक मानव संसाधन का एक समृद्ध राष्ट्र है। ऐसे ही जिस देश की आबादी जितनी बड़ी है, अगर उस देश के पास उतनी अधिक क्षमता, स्किल्ड या दक्षता है, तो उस देश का मानव श्रम ज्यादा उपयोगी है, मानव संसाधन अधिक मूल्यवान है। और आपको मैंने बताया भी था लास्ट टाइम पे कि जब किसी संसाधन की उपयोगिता अधिक बढ़ जाती है या उसका डिमांड अधिक बढ़ जाता है, तो उसकी वैल्यूएशन ज्यादा तय हो जाती है। जैसे इस पेन को खरीदने वाले 7 लोग हों, अब मेरे पास, मैं बेचने के लिए आया हूं, मेरे पास पेन एक हो। ये सामान्य तौर पर पेन कल तक 20 रुपए की बिकी थी, लेकिन आज आप सबको खरीदना है तो इस पेन का रेट मैं 50 रुपया कर दूं तो भी कोई जेब से पैसा निकालेगा, कहेगा सर जी लीजिए और दीजिए, कहेगा नहीं कहेगा? लेकिन मेरे पास इतना सारा पेन हो, इतना है, मतलब 100 पेन लाया हूं,
बेचने के लिए आ गया, और 7 ही लोग खरीदार हैं। 7 लोग भी अगर खरीदना चाहेंगे तो भी इसका रेट अगर 20 रुपया है तो मैं 21 रुपया हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। जानते हैं क्यों? भाई नहीं लूंगा तो 100 करूंगा क्या मैं? 100 क्या करूंगा? इसलिए मैं बेचना चाहूंगा। आप नहीं खरीदने का, भाई साहब सुनिए यार, ये क्या जा रहा है यार, आ जाओ 19 रुपये दे दो, ले लो। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अरे बड़े महंगे बहुत यार, 18 ही दे दो यार, ले जाओ ना, चलो एक पर एक फ्री ले लो, एक पर 3 फ्री ले लो, क्या करना है, ले जाओ ले जाओ। कहूंगा कि नहीं? उसका रेट कोई समझ में आएगा? रेट टूटता जाएगा टूटता जाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड कम हो गई है, खरीदार इसके कम मिल रहे हैं, तो वैल्यू इसके कम हो जाएंगे। डिमांड इसकी बढ़ जाएगी तो वैल्यू इसका बढ़ जाएगा। डिमांड के साथ वैल्यू बढ़ती है और डिमांड कम होने के साथ वैल्यू कम हो जाती है। ठीक मानव संसाधन के साथ भी यही है। अगर आप लेबरों की संख्या ज्यादा हो जाए तो लेबरों के स्किल्ड का मूल्य अपने आप गिर जाता है, या किसी भी प्रकार की स्किल्ड आधारित व्यक्तित्व की संख्या अगर ज्यादा है और उसकी डिमांड उस स्किल्ड की कम है तो हर व्यक्ति की जो सैलरी है वो कम निर्धारित की जाती है। जैसे आप यहां लेबर का काम करेंगे, पता है कितना मिलता है? 15,000 से 20,000 रुपए महीना। लेकिन आप दुबई में जाकर करते हैं, उससे आगे बढ़कर तुर्की में करेंगे, उससे आगे बढ़कर यूरोप में करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे अगर अमेरिका में करेंगे तो पैसा बढ़ती जाएगी, क्योंकि वहां लेबरों की शॉर्टेज है और वहां पैसा ज्यादा मिलता है। तो स्किल्ड के साथ डिमांड तय करता है कि किसी चीज का मूल्य कितनी होनी चाहिए। बहुत अच्छा स्किल्ड हो आपके पास लेकिन कोई पूछने वाला ना हो तो आपका मूल्य 0 रहेगा। जैसे आपने देखा हो एक फिल्म में एक सड़क पर बैठी हुई महिला गाना गा रही थी, रोज गाना गा रही थी, लोग सुन रहे थे, कोई उसमें 5 रुपए दे रहा होगा, कोई 10 रुपए दे रहा होगा। लेकिन एक दिन हिमेश रेशमिया की नजर उस पर पड़ गई, एक अच्छा सिंगर है, और उस बूढ़ी महिला को उठाकर फिल्म इंडस्ट्री में लाकर एक गाना उन्होंने गवाया दिया। उस गाना का नाम पता है ना? क्या है? हाँ हाँ, तेरे मेरे करके है। गाली गलौज नहीं है, तेरे मेरे करके, ठीक है ना, तेरे मेरे कुछ गाना है। उस गाना को गाई, वो गाना ऐसा हिट हुआ कि उस महिला की डिमांड दिन दुगुना 4 रात चौगुना हो गई। और लोग जब वो जाती थी इंटरव्यू देने किसी के पास तो पैसा मांगती थी, मंच साझा करने जाती थी तो पैसा मांगती थी, किसी की तरफ से अगर अपने पार्टी सार्टी में बुलाया जाता तो पैसा मांगती थी, क्योंकि डिमांड उसकी बढ़ गई तो वैल्यूएशन बढ़ गया। हाँ, कोई बात नहीं यार, डिमांड तो घटने बढ़ने वाली चीज है ना, डिमांड तो घटने बढ़ने वाली चीज है। कौन ऐसी चीज है कि जिसकी डिमांड घटती और बढ़ती नहीं है? स्टैंड नहीं रह सकती है हर चीज की, एप्पल मोबाइल से लेकर और खाने पीने के सामान तक में कभी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, कभी किसी चीज की डिमांड घटती है। अगर उस अमिताभ बच्चन की डिमांड नहीं घट गई है, शाहरुख खान की डिमांड नहीं घट गई, कौन पूछ रहा है? रील इतने बन रहे हैं कि लोग मोबाइल में चिपके हुए हैं, कौन फिल्म देखने जा रहा है? बताइए, आज उन लोगों को फिल्म, जब वो लोग एक फिल्म बनाते होंगे तो करोड़ रुपए का डिमांड करते होंगे डायरेक्टर से। आज इंतजार कर रहे हैं कोई डायरेक्टर आकर हमसे सिग्नेचर करा लेता, करोड़ रुपया छोड़ दीजिए 10 लाख दे देता, काम चल जाता। तो चीजें आज कम डिमांडेड हुई हैं और हर वस्तुएं समय के साथ कम और ज्यादा होती रहती हैं। तो मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। अब अगर किताब में पढ़ते आप इसको तो जानते कैसे पढ़ते? मोना ने टोना को कहा कि भाई आओ जंगल में चलते हैं, पेड़ दिखाते हैं, जंगल दिखाते हैं और जंगल में मंगल का सैर कराते हैं। कुछ इस तरह का ऐसा डिजाइन कहानी बनती जिसमें आप समझते कि वाह हाँ मजा आ रहा है यार, हम भी लोग जंगल में पहुंचने जैसा फील कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली निष्कर्ष उसका क्या निकलता कि जंगल एक प्राकृतिक संसाधन है, हम उसमें
मानवीय संसाधन है, और जो वस्तु ले गए हैं वहां खाने पीने के लिए वो एक मानव निर्मित संसाधन है। मेन कंक्लूजन उसका यही निकलता है। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने डिजाइन किया है, अच्छी डिजाइन बनाया है, छोटे छोटे अबोध बच्चों के लिए अच्छा बनाया है। तो अगर आप इस प्रकार के संसाधनों का इस्तेमाल और समझ सही से रखेंगे तो आई नो कि आप संसाधन क्या है, संसाधन घटता और बढ़ता कैसे है, संसाधन का मूल्य और डिमांड कैसे तय होती है, संसाधन कौन नवीनीकृत संसाधन है, कौन सा अनवीनीकृत संसाधन है, किस संसाधन को हम संसाधन की श्रेणी में नहीं रखते हैं, कौन सी ऐसी संसाधन है ये संसाधन की श्रेणी में रख सकते हैं, कब तक कोई व्यक्ति संसाधन नहीं बनता है, कोई रिसोर्स संसाधन नहीं बनता है, मीन्स कोई वस्तु संसाधन नहीं बनता है, और कब जाकर वो संसाधन में तब्दील हो जाता है। जैसे ये पेन मैं लिख पा रहा हूं, एक संसाधन है, टूट गया संसाधन नहीं है। हम इसका प्रयोजन तभी तक सिद्ध कर पा रहे हैं जब तक ये शुद्ध रूप में पेन है, लेकिन ये टूट गया, फट गया और खत्म हो गया तो इसका प्रयोजन जीरो हो गया, मीन्स संसाधन की श्रेणी से समाप्त हो गया, डस्ट बनाकर फेंक देंगे। समझ में आया? समझ में आया? आया जी? कल तुम मोबाइल चला रही थी, तुम नहीं चला रही थी। अच्छा, एक दुर्भाग्य देखिए, मैंने इसको कल कहा था तुम मोबाइल चला रही हो, इसने बेचारी कुछ बोली नहीं थी, या तो मेरी रिस्पेक्ट की थी या तो सोची होगी कि सर हमको समझाने के लिए बोले हैं। लेकिन ये बात बाहर पहुंच गई कि राकेश सर ने इसको डांटा था। मैं कल डांटा था जी, वीडियो में देख सकते हैं लोग, लेकिन वीडियो तो बना नहीं था। ये बात ठीक नहीं है। क्लास में मैं कोई एक्टिविटी आपके साथ कर रहा हूं तो आपके फ्यूचर को सेव करने के लिए कर पा रहा हूं। एक लोगों को अगर डांट दिया तो सभी लोगों को पता चल गया कि मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। मान लीजिए कि झूठों में डांट दिया इसको, लेकिन झूठों में भी डांट कर सच्चाई का सामना कराया जा सकता है। हो सकता है कि मैंने इसीलिए किया हो, लेकिन मुझे लगा था कि सच में मोबाइल चला रही है। जैसे इसके हाथ की एक्टिविटी थी ना ब्रेंच के अंदर, मुझे लगा कुछ कर रही है। हाँ हाँ जी, मैं समझ गया, तुमने कल कह दिया, मैंने स्वीकार लिया, लेकिन ये बात बाहर चली गई, ये मेरे सेंस से बाहर थी। अरे क्लास में हम किसी को समझाएंगे, किसी को डांटेंगे, किसी को बताएंगे, किसी से सुनेंगे, किसी को सुनाएंगे, ये सब तो क्लास की एक तरह डिसिप्लिन भी है और क्लास की नेचर भी है। इसमें टीचर आपसे पूछेगा, टीचर आपको डांटेगा, टीचर आपसे सुनेगा, टीचर आपको बताएगा। ये बातें बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। आप जीनियस हैं, इतना आपसे उम्मीद की जा सकती है। एडल्ट भी आप हैं कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, टीचर क्या कहना चाहता है, टीचर क्या नहीं कहना चाहता है। तो आप कोशिश करिए कि ऐसा ना करें। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सुस्मिता तो ऐसा नहीं कही होगी क्यों जी, कही थी? हाँ, धमका के बोल रहा हूँ इसलिए मत बोल देना कि नहीं सर, मैं प्यार से ही बोल रहा हूँ, नहीं कही थी और मुझे पता है कि नहीं कही थी। खैर, किसी ने भी कहा हो वो सुधार करे कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम आपकी बीच की वो कड़ियाँ हैं जिससे आप जानने के लिए आए हैं और मैं बताने के लिए आया हूँ। कहीं इस बीच में कोई त्रुटि हो रही है तो वो क्षम्य हो सकती है। ऐसा नहीं कि मैं जानबूझकर कोई त्रुटि करने के लिए आया हूँ और आप त्रुटि बार बार सहने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अपने त्रुटि को दूर करने आए हैं, अब मैं भी अपने त्रुटि को दूर करने के लिए ही तैयार रहता हूँ। हाँ, समझाने और समझने में कोई अगर दिक्कतें आ रही हैं तो इसके लिए तो मैं 24 घंटा बैठा रहता हूँ ना। आइए ना, पूछिए। ऑफिस आपके लिए पड़ा हुआ है, टीचर्स पड़े हुए हैं, पूरी संस्थान की सुविधाएं आपके लिए पड़ी हुई हैं, इसके लिए कौन भागता है? तो एक्चुअली आज हम लोग संसाधन पे डिपेंडेबल क्लास को जानने का प्रयास किए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपसे अगर रिसोर्सेस के बारे में कोई पूछे तो आप ठीक ठीक उसे बता पाएंगे, क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि आप ठीक ठीक समझ गए होंगे। उसके बावजूद भी
अगर आपको लगता होगा कहीं से और समझनी चाहिए, जैसे मैं बताते हुए लेक्चर देते समय सतत विकास की बात नहीं किया हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं किया हूं, हो सकता है आपकी किताब में लिखा हो, आपको न समझ में आता हो तो आप मेरे पास आएंगे तो मैं समझाऊंगा। बहुत सारी बिंदुवार शब्दावली जो किताबों में लिखी हुई हो वो हमको नहीं पता है किताबों में क्या लिखी हुई है, लेकिन ये हमको पता है कि इसमें क्या बात होनी चाहिए और किस बात से आपकी समझ विकसित हो जाएगी। सतत विकास या धारणी विकास बात एक ही है। 1975 में 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1987 में यह जो है कि ट्रेमलैंड के एक लेख के साथ ये हमारे बीच में आया और इसको हर देश लगभग एडाप्ट करते गया, क्योंकि ऐसी विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ियों के आवश्यकताओं को पूरा करने की इजाजत के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा अवसर देखा जाता है जिसमें वो भी अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। बंगाली मथाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैं उस दिन मथाई मथाई करके आपको बता रहा था। एक केन्या की एक ऐसी जनजाति महिला जिसने सतत विकास को लेकर अपने देश में अभियान चलाया था। हालांकि केन्या तो भरपूर प्राकृतिक संपदा वाला देश है, फिर भी वहां के जंगलों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का हरासमेंट या अन्य प्रकार के दोहन के खिलाफ इस महिला ने ग्रीन बेल्ट नामक एक अभियान चलाया था। जैसे अपने देश में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, किसने स्टार्ट किया था? गौरा देवी ने स्टार्ट किया था। कहां से स्टार्ट किया था? चामोली जिले से स्टार्ट किया था। किस राज्य से स्टार्ट किया था? हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट किया था। और देखते ही देखते नेशनल मूवमेंट बन गया ये। उत्तराखंड, यस, उत्तराखंड से, चामोली जिला उत्तराखंड में है, और राष्ट्रीय आंदोलन बन गया था। और आज भी आप गर्व से कहते हैं कि चिपको आंदोलन मतलब पेड़ बचाओ आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा साहब इसकी फिर बाद में चलकर अगुवाई किए, और आज सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का क्या कहते हैं? अगुवा कहते हैं। लेकिन शुरुआत किसने किया था? गौरा देवी ने किया था। सैल्यूट उस महिला को जिसने महसूस किया कि पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो आज की क्लास समाप्त हो रही है। कल जो डेली का टाइमिंग है उसके हिसाब से आई थिंक क्लास चलेगी। मीन्स पहली क्लास हिस्ट्री की, सेकंड क्लास मेरी, और थर्ड क्लास यूपी स्पेशल की। मुझे कुछ डायरेक्ट सूचना नहीं है कि ऐसा ही चलेगा, लेकिन मुझे जानकारी थी कि सर एक दिन के लिए एब्सेंट रहेंगे, तो उसके हिसाब से कल से क्लासेस पुनः पिछली जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से रिपीट होंगी। आप कल समय से सब लोग अवेलेबल रहेंगे। आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।